हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड 100 मार्क्स हिंदी के कितने सारे चैप्टर्स हैं और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग हिंदी में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। और देखिए, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सिलेबस के साथ साथ चैप्टर 1 के जो जितने भी सारे जो है आपके थ्योरी हैं वो अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यू इसी तरीके से क्लास करने वाले हैं। और आवाज वगैरह किस तरीके से जा रही है आप लोग ये भी बता दीजिएगा, सही है या फिर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं कि बिहार बोर्ड का जो आपका बुक का नाम है वो आपको बुक का जो है पता होना चाहिए। आपका बुक का नाम है दिगंत बुक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे दिगंत बुक है। और ये ऑल चैप्टर्स के नाम जानेंगे कि कितना चैप्टर्स है, कितने खंड में बटे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीचे करके कि कौन कौन से खंड है। तो देखिए, मैं आप लोग को बेसिकली बता दूं कि आपके जो बिहार बोर्ड में यानी दो खंड है हिंदी बुक के, एक है गद्य खंड, एक है पग खंड, ठीक है। पग खंड होगा एक और एक होगा गद्य खंड। तो गद्य खंड के कितने चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए, बेसिकली गद्य खंड के आपका जो है चैप्टर्स है 13 चैप्टर्स है, ठीक है। और 13 चैप्टर्स के नाम भी आप लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद जो पग खंड है उसका भी नाम दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 जो कि बातचीत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता दूंगा कि अगर आप लोग यहां से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी देखने की, बुक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट तक बस आप लोग को देखते चलना है, बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर चैप्टर्स है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इसके बारे में तो आज हम लोग पढ़ेंगे ही। उसके बाद दूसरा है उसने कहा था। उसके बाद तीसरा है हमारे पास क्या है, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। उसके बाद है रोज, ठीक है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ। इसके लेखक के बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। परगीत और समाज। उसके बाद क्या है, जूठन। ये जरूरी है लेखक का नाम, ठीक है। आप लोग पता कर मतलब बता देंगे आप लोगों को जब जब हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये जूठन लिखा ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद देखिए यहाँ है 11 चैप्टर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके बाद है त्रिश। उसके बाद है शिक्षा। तो ये हमारा गद्य खंड में 13 चैप्टर्स हैं। और इन 13 चैप्टर्स को अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो है कुछ इधर उधर हो सकता है। लेकिन मैं आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, इतने अच्छे से, कि आपको बुक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब जो हम लोग गद्य खंड को पढ़ ही लिए, देख ही चुके हैं, अब देखेंगे पग खंड। तो आपके स्क्रीन में पग खंड भी आ चुका है। तो पग खंड का बेसिकली आपका 15 चैप्टर्स है और एक स्टोरी लगा करके आपका लगभग 16 चैप्टर्स आ जाता है। तो देखिए, आप पग खंड भी देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स है। नंबर 1 चैप्टर है हमारे पास यानी करबक। करबक मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, सूरदास का पद, और एक है यानी दो पद है, एक है नाभादास और एक सूरदास का पद। तो दोनों पढ़ना जरूरी है आपको। उसके बाद है छप्य। ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी सारे चैप्टर्स है आपको तो पढ़ना ही होगा अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाना चाहती है तो, ठीक है। और बाकी आपको नोट्स के बारे में वो बता दूंगा, नोट्स कैसे यानी व्हाट्सअप करके या फिर पीडीएफ कैसे आपको प्राप्त करने, वो भी लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, 5वां चैप्टर है हमारे पास कवित्य, ठीक है। 6 है तुमुल कोलाहल कलह। उसके बाद पुत्र वियोग। उसके बाद ऊषा, ठीक है। जन जन का एक चेहरा, जन जन का चेहरा एक। उसके बाद अधिनायक 10वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। उसके बाद हार जीत। उसके बाद है गांव का घर, रस्सी का टुकड़ा, एंड ये है कलर की मौत। उसके बाद है पेशगी, ठीक है। तो ये देखिए 15 चैप्टर्स इसके हैं। और स्टोरी टेलिंग की पेशगी जो है स्टोरी है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग अभी तक ख्वाब सजाए हुए हैं कि मेरा हिंदी में 90 प्लस करना है या फिर हमको 95 करने हैं, और 95 करेंगे तो आप जो बिहार टॉप जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो ये इतना करने के लिए तो आप लोग को तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। और बाकी ग्रामर, ग्रामर पोर्शन से रहेगा, तो ग्रामर के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो आज मैं बस चैप्टर्स की बात करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सबको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी हमारे टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं।
ऐप पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यूट्यूब में इतना शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं जो कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चैप्टर वन को देखते हैं, और चैप्टर वन इस तरीके से पढ़ेंगे जो मजा भी आए और आप जो दोबारा इसको जो है पढ़ने की जरूरत भी नहीं हो और समझ में भी आ जाए। ठीक है, उस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। बीएसबी क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो ये आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब तक ये आप क्लास 12 में रहेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए आप लोग याद जरूर रखिएगा। लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसका जन्म स्थान है यानी 20 जुलाई 1914, ठीक है, किसका, यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म। और उसके बाद है माता का नाम है पार्वती देवी, पिता का नाम है बोनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बोनी प्रसाद भट्ट। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में परिचय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका परिचय अच्छे से जानेंगे। उसके बाद इस ये क्या आखिर है, ये इतने जो फेमस कैसे हुए हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। आज हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट रहेगा। 2 पार्ट में आपका ये आज हम लोग थ्योरी रहेगा और दूसरा वाला पार्ट जो मैं लेकर आऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब परिचय को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आप यहाँ पर फोटो को भी देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट जी इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, चलिए तो ये सारा चीज याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पंडित, उसका पूरा नाम था पंडित बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, क्या नाम था? वेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बोनी प्रसाद, वेनी नाम था, यहाँ पर बोनी लिख दिया, कोई बात नहीं, वेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया था। क्या किया था? वो अपने जो है 10वीं इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही जो है संस्कृत का वो अध्यापन किया, संस्कृत पढ़ा था। ठीक है, संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देखिए उर्दू भी उन्होंने पढ़ा था, तो कितना अच्छी चीज है। ठीक है, फारसी भाषाओं में भी अच्छा जो है ज्ञान था। ठीक है, ज्ञान हो गया था क्योंकि वो खुद से सेल्फ स्टडीज बेस्ड स्टडी रही, इसीलिए सेल्फ स्टडी करके वो ये सब चीज सीखा। ठीक है, उसके बाद भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वो क्या थे? एक स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने व्यापार का, एक मिनट मैं अपना फोटो को हाइड कर लेता हूं, फोटो से काफी दिक्कत होता होगा स्टूडेंट को। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। पहले से ध्यान दिया नहीं, फोटो को हाइड करना था मुझे। चलो फोटो को मैं हाइड कर दिया। ठीक, ओके। तो अब देखिए, अब आप लोगों को क्लियर तरीके से दिख रही होगी, शायद फोटो की वजह से नहीं दिख रहा था, बट कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर है, हाँ यहां से पढ़े थे हम लोग। उन्हें व्यापार का कार्य किया तथा वे कुछ समय तक काश पाठशाला प्रयोग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे थे। काट एक क्या था, उत्तर प्रदेश में क्या था, एक पाठशाला था, उसमें वो संस्कृत का अध्यापक भी रहे। ठीक है, कितना अच्छी चीज है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आएगा, सारे चैप्टर्स को इस तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो किंतु उनका मन किसी में भी नहीं रमा, मतलब उसका जो किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। ठीक है, उसका फिर बाद में क्या किया, भारतेंदु जी एक मतलब एक क्या थे, साहित्यकार थे। भारतेंदु ये क्या थे, भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसलिए इससे प्रेरित होकर, इससे जो है प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। इससे क्या कर लिया, यानी भारतेंदु युग से, भारतेंदु से क्या कर लिया कि इन्होंने प्रभावित होकर के क्या कर लिया कि व्रत ले लिया कि हम अब हिंदी का साहित्य जो है सेवा में काम करेंगे। ठीक है, भट्ट जी सेवा की, भट्ट जी ने मतलब सॉरी, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र भी निकाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप नामक जो है, सबसे पहले भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मासिक पत्र निकाला, इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। वो क्या, स्वयं संपादक, खुद से जो है तैयार किए थे। ठीक है, उन्हें इस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। तो उन्होंने 32 वर्ष तक क्या किया कि इसी पत्र पर काम करते रहा। जैसे कि अभी हिंदुस्तान एक पेपर है, या फिर प्रभात खबर है, या फिर दैनिक जागरण, इसी तरीके का लोग काम करते हैं। तो वो भी क्या किया कि पत्र के सेवा में लग गई और वो
क्या लग गया और 32 वर्ष तक उन्होंने काम करते रहा, कंटिन्यू निरंतर काम करते रहा। ठीक है, काशी नगर प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्दागर के संपादक में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया था। तो आप लोग ये नाम सब याद रख सकते हैं, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कि किसके किसके साथ वो काम किया था। ठीक है, और कौन सा सभा था, काशी नगरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, राइट। अब देखते हैं अगला, अब आगे देखते हैं, अगला नहीं देखना अभी हम लोगों को। ठीक है ना, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। उनका जन्म प्रयाग अभी पता है ना, प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश, प्रयाग है यानी इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज रखा गया है। तो प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भट्ट जी की माता भट्ट जी की माता अपने पिता की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी थी। बालकृष्ण भट्ट की माता जो थी वो काफी अधिक, उसके पिता से अधिक पढ़ी लिखी थी। ठीक है, और विदुषी भी था। विदुषी मतलब होता है चालाक या फिर बुद्धिमान। ठीक है, विदुषी भी था, उसके माता का था, उसके पिता से अच्छा विदुषी था, बुद्धिमान थी। ठीक है, उसका प्रभाव, उनका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट जी पर अधिक पड़ा। अब देखिए माँ पढ़ी लिखी है तो ऑब्वियसली बात है कि बेटा पर जो है उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, भट्ट जी मिशन स्कूल में पढ़ाते थे। भट्ट जी क्या है, मिशन स्कूल में पढ़ते थे, सॉरी पढ़ाते नहीं थे। मिशन स्कूल एक क्या है, यानी वहां यानी वही क्या है कि इलाहाबाद में एक स्कूल का नाम था मिशन स्कूल। ठीक है, वहां के प्रधानाचार्य एक ईसाई पादरी थे। क्या थे, वहां के जो प्रधानाचार्य थे ईसाई पादरी थे। ठीक है, उनसे वाद विवाद हो जाने के कारण उन्हें मिशन स्कूल जो है जाना बंद कर दिया। अब क्या किया कि वो वाद विवाद होने के कारण उन्होंने क्या किया, स्कूल ही छोड़ दिया। कौन सा स्कूल, मिशन स्कूल। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिशन स्कूल में ये आपको आएगा कि बालकृष्ण भट्ट कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो मिशन स्कूल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार वह घर पर ही रहकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वे अपने सिद्धांत एवं जीवन मूल्यों के इतने दृढ़ प्रतिपादक थे, जो अपने सिद्धांत रखा था वो काफी जो है दृढ़ थे, मजबूत थे। मजबूती नहीं, मुझे ये करना है तो मुझे हर हाल में ये करने ही करने हैं, तो इतना वो क्या है, मजबूती स्थिति से दृढ़ यानी उसका एक सिद्धांत था। ठीक है, वे कलांतर में अपने, वह कलांतर में ही, कलांतर मतलब होता है कि यानी जो पार्ट टाइम होता है, जो बेसिकली उसका ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम काम करके कलांतर में उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मिशन स्कूल तथा काश्य पाठशाला के यानी संस्कृत अध्यापक पद पर त्याग पत्र देना पड़ा। जब वो यहाँ पर देखिए मैं बताया कि एक स्कूल में वो पढ़ाना शुरू किया था, क्या नाम था उसका, नाम था संस्कृत जो पढ़ाता था, तो उसका यानी कायस्थ पाठशाला नाम था। तो उन्होंने जो है वो वहां पर भी छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया। अपना जो है यानी जीविकोपार्जन मतलब वो अपना पेट पालने के लिए, अपना जो परिवार को चलाने के लिए क्या किया कि वो व्यापार भी किया था, परंतु इनमें उनकी अधिक रुचि न होने के कारण सफलता नहीं मिली। उन जैसे आदमी का जिस चीज में यानी उसका रुचि रहता है वो उसी में वो यानी सफल हो सकता है, तो उसका रुचि नहीं था व्यापार में। ठीक है, तो वो सफल नहीं हो सका। आपकी अभिरुचि आरंभ से ही साहित्य सेवा में थी, यानी साहित्य सेवा में आरंभ से शुरुआती से ही था कि उसको लेखक बनना था, लेख लिखना था, निबंध लिखना, साहित्यकार बनना था। ठीक है, इसी चीज में उसको क्या था, अभिरुचि था। अतः सेवावृत्ति को यानी तितांजलि देकर वे यो जीवनी हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। वो फिर अब क्या किया, वो अपने जीवन को क्या करेंगे, इन्हीं श्रद्धांजलि के साथ वो क्या किया, अपना पूरी जीवन के साथ जो है एकदम दिल लगा करके साहित्य सेवा करने लग गया। ठीक है, और फिर आगे अब उसके बारे में, ये तो हम लोग उसके कहानी पढ़ लिए। अब देखेंगे उसका बुक का नाम, उसका निवास स्थान, रचनाकार कौन कौन से रचना किए थे, ये सारा अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहले इसको ज्यादा निवास स्थान उत्तर, उसका जो निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो प्रयागराज बोल सकते हैं उसको, उत्तर प्रदेश। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। आप ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन से यानी युग के यानी कौन से काल के या फिर कौन से युग के वो साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ठीक है, तो ये तो आप लोग ध्यान रख लिए होंगे।
अच्छी चीजें अगर रख लिए तो। अब देखिए रचनाएं और उपन्यास यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए उसका क्या था, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, किरात जुर्नीय, वेणी संहार, उसके बाद क्या शिशुपाल वध, नल दमयती, शिक्षादान, उसके बाद क्या है कि चंद्रसेन सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, उसका क्या है वहनला, इंग्लैंड शरी, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी, एक वैद, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह, उसके बाद प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम सॉरी सॉरी, उसके बाद नई रोशनी का विश्व, उसके बाद आचार विडंबन इत्यादि। इसमें आपका यानी उपन्यास और रचनाएं थी, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसमें से आपको कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए लगभग निबंध जो उन्होंने लिखा था, लगभग 1000 निबंध लिखा था, लेकिन उसमें 100 से भी ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग को ध्यान ये भी रखना है कि ये भी आ सकता है कि उन्होंने लगभग कितना निबंध लिखा था। तो आपका ऑप्शन में रहेगा 1000, 2000, 1500, 1600 ऐसे रहेगा। तो आपको 1000 याद रखना है, ठीक है, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था। ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। आज चैप्टरों को इतना शानदार तरीके से पढ़ लेंगे ना कि आपको जरूरत नहीं होगी बुक देखने की, ठीक है। अब देखिए बातचीत में निबंध में सारांश समरी क्या है। अब तो हम उसका परिचय जान लिए, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन कौन से चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ लिए। लेकिन अब बातचीत के बारे में जो हमारा चैप्टर है उसका सारांश क्या है, उसको बातचीत जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बातचीत निबंध एक क्या है, इन सारांश का पढ़ेंगे। नीचे देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। बातचीत निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति मतलब क्या, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग अभिव्यक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे से जो है संपर्क कर रहे हैं हम लोग, कैसे अपने वाक शक्ति से, बोली से, ठीक है। वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात है, अगर वाक शक्ति ना होती, ईश्वर ने अगर हमको ये वरदान नहीं दिया होता, तो हम लोग भी बिल्कुल जानवर के ही तरह रहते, ठीक है। हम भी जो है जानवर ही कहलाते। जैसे जानवर आज अपना दुख दर्द को किसी से शेयर नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता, हम लोग क्या करते हैं, अगर दुख है दिल में, दर्द है दिल में, तो हम लोग बात करके अपना जो है भड़ास निकाल के हम जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाते हैं, दिल हल्का होने लगता है। लेकिन ऐसा जानवरों का नहीं होता है। तो सही बात है, गूंगी सृष्टि का क्या होता, गूंगी दुनिया का क्या होता, वाक शक्ति अगर ना देता ईश्वर, ठीक है। वे कहते हैं कि वाक शक्ति बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। अब देखिए दो व्यक्ति के साथ अगर बातचीत करते हैं तो हम नाज नखरा या फिर कोई चीज ऐसा जो स्पीच की तरह बस बोल के नहीं जाते हैं। हमारा वहां पर क्या होता है, भाव होता है, जो हमारा दिल में दर्द है, दुख है, जो भी हमारा एक संप्रेषण का क्षमता है, हम उससे पहुंचाते हैं, ठीक है। हम लोग ये स्पीच की तरह नहीं बोल देते हैं, ठीक है ना, कि हम ही बोल रहे बस वो सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो भी बोलता है, तो हमको स्पीच की तरह नहीं बोलते, ठीक है। ये मौका नहीं दिया जाता, ये तो आप समझ ही गए होंगे आप लोग। वे कहते हैं कि जैसे आदमी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे बातचीत भी अति आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से खाने पीने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे बातचीत भी हमारा क्या अति आवश्यक है, ठीक है। इससे यानी चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इससे क्या होता है, दिल हल्का और हम स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। मवाद मतलब होता है धुआं, ठीक है। जो भी हमारे अंदर जो है, जो भी चीज भारीपन के रहता है, कभी कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर छिपा के रखते हैं। लेकिन जब छिपा नहीं पाते तो हम लोग बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, बोलने के बाद जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम हल्का हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे दिल में जो भी दर्द रहता है, बोलने से क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है दूसरे से अगर हम डिस्कस करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए बेन जासन, एक है एक अमेरिकन था। बेन जासन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप
का साक्षात्कार होता है। सही बात है। अगर आज हम अगर आप लोगों को बोल के नहीं पढ़ाते तो हम आपको न जान पाते, ना आप हमें मुझे जान पाते। तो इससे क्या होता है, ज्ञान दिखता है, उससे क्या होता है कि लोग साक्षात्कार होते हैं, लोग अपना खुद का परिचय देते हैं, मतलब एक तरह का जानकारी ये होता है, ठीक है ना, मनुष्य साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। कौन कहते हैं, ये बेंजासन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किसका कहना है कि ये मनुष्य बोलने से ही साक्षात्कार होते हैं। तो आपको यहाँ पर बेंजासन ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला, देखिए लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। लेखक क्या बालकृष्ण ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं, एक भी एडिसन है, एक मतलब अमेरिकन है ये भी, ठीक है। उसका मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के साथ हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, असल बातचीत जो दो व्यक्ति के साथ ही हो सकता है, ये सही बात है ना। हम अगर 4-5 व्यक्ति रहता तो वहां पर हम असल बात नहीं कर सकते। आज हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ रहता तो वहां पर उन लोगों ने रियलिटी बात करता है और एकदम दोनों दिल से बात करता है, ठीक है। लेकिन 4-5 आदमी रहेंगे तो वहां पर अच्छे से बात नहीं होगा, ठीक है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं, ये सही बात है। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। अब 3 लोगों के बाद क्या अंगूठी में नग जैसी के दिखावे के लिए बातचीत हो रही है, लोगों से फॉर्मेलिटी वाली बात हो रही है। 4 लोगों के बीच जो है बातचीत केवल फॉर्मेलिटी की होती है। सही बात है, जहां अगर 5-6 आदमी 4-5 आदमी रहता है तो फॉर्मेलिटी का बातचीत करते हैं, लेकिन वहां पर हम उसके पास दिल का अपना जो है बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या पता अगर हम 4 आदमी रहता तो एक को अच्छा लग रहा है लेकिन 2 को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वहां पर क्या होगा, मेरी मजाक उड़ जाएगी। इसलिए तो हम क्या करते हैं, 2 व्यक्ति के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं, और जहां 4-5 आदमी रहता है तो वो फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। तो ये वाली बात सही ही है, लग रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग जान ही चुके। अब देखेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आप लोग को मजा आ रहा है, आप लोग बोलिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि देखिए काफी जो शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी खोज करना पड़ा इस तरीके से। और देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, ओनली सब्जेक्टिव ही यानी पढ़ेंगे, जो आप लोगों को समझा दूंगा इस चैप्टर के बारे में। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है, P1 है, और पार्ट 2 आएगा जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और यहां पर देखते हैं अगला। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोग, यूरोप हम लोग किस में आते हैं, एशिया महादेश में आते हैं, लेकिन यूरोप के यानी लेखक कहता है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों ने मतलब बातचीत करने का हुनर है, उसको क्या बोला जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोला गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप के लोगों का बातचीत करने का हुनर को क्या कहा गया है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। इसके पर्सन को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसके जो है पर्सन को यानी जो बातचीत करने का तरीका है उससे सुन के क्या होता है, जो कान को अत्यंत सुख मिलता है जो हम सुनते हैं। इससे यानी क्या होती है, सुहृदय गोष्ठी होते हैं। सुहृदय जो है काफी बाग बाग होने लगता है, ठीक है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत करने, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए कभी कभी ना हम लोग, कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे अंदर, तो हमने समझ नहीं पाते हैं कि क्या करूं, क्या हुआ, क्या किया जाए। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि जो हम बातचीत करें तो हमारी बातचीत में ऐसा शक्ति होनी चाहिए कि हम खुद से बात करके कुछ जो हल निकाल पाए, कुछ जो है समस्या को समाधान कर पाए। तो ये चीज जो है बालकृष्ण भट्ट अंत में कह रहा है। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो कि बातचीत लिखे, उनके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जो है बात किए हैं, पढ़े हैं। और आप लोग को आशा करूंगा, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए भी होंगे। अगर आप लोग अच्छे इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि अगर बीबीपी हेल्प से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बीबीपी हेल्प जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको जो है शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट का एक कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, पीडीएफ, बुक, स्टडी मटेरियल, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, एंड आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का जो पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो भी आपको सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है, ओनली ऑन 469 में।
ठीक है, आप लोग को 469 में मिलने वाला है, जो कि पूरे साल आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ साथ आपको जो हमारा और भी एक टीचर है, ठीक है, वो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आप लोग को जो है ये सारा कुछ इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है पढ़ करके आप अपना मार्क्स अच्छे कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ करके कम से कम आप जो है 90 प्लस मार्क्स हिंदी में और टोटल जो है 450 प्लस मार्क्स ला करके आप बिहार टॉप या फिर आप जो है अपने कॉलेज टॉप या फिर अपना जिला टॉप को कर सकते हैं। और ये गारंटी है हमारी हमारी टीम की कि आप अगर हम पढ़ लेंगे तो ये 100% आ ही जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है कि सर ऐसा ऐसा पढ़ाई होना है, कुछ भी आप लोग को पूछना है, तो हमारे नंबर और व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7903288689 पर आप जो है कॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा क्या होगा। लेकिन आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा बीबीपी हेल्प, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें आप लोग को सारा कुछ कंप्लीटली मिल जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी है। और आप लोग 100% जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत जो है गुजर गया। अब आपको पढ़ने की जरूरत, अगर आप अपने माँ बाप को अच्छा जो है तोहफा देना चाहते हैं एग्जाम बाद। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना तक और मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।